नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कैसे उत्तरवर्ती मुगल शासकों का एक क्रम रहा है। आज हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। सबसे पहली बात कि यूरोपियों का भारत में आने का जो क्रम रहा है, आप ध्यान देंगे कि पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, डेनिश हैं तथा फ्रांसीसी हैं। सबसे बाद में फ्रांसीसी आए हैं और सबसे अंत में फ्रांसीसी गए भी हैं। ठीक है, लेकिन जो एक क्रम है वह क्या क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली हैं, फिर डच हैं, फिर अंग्रेज हैं, फिर डेनिश हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी हैं। ठीक है, देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के संदर्भ में बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट तक की यात्रा की। ठीक है, कालीकट तक यात्रा की और इसके बाद हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ है वो कहीं ना कहीं जब तमाम प्रकार की स्थल मार्ग बंद हो गया तब इन लोगों ने समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया। ठीक है, 1500 ईस्वी में हिंद महासागर से सर्वाधिक लंबा समुद्री व्यापारिक मार्ग अदन से मलक्का तक था, जो गुजरात तथा मालाबार के रास्ते होकर जाता था। जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुर्तगालियों के आगमन के समय हिंद महासागर के तटीय भाग की राजनीतिक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था। ठीक है, पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था भारत के साथ, ये भी ध्यान रखिए। पुर्तगालियों का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि ये लोग भारत में एक समुद्री मार्ग की खोज किए और भारत से एक बड़े पैमाने पर व्यापार स्थापित करना चाह रहे थे। पुर्तगालियों का ये सोच था। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि पुर्तगालियों में आप देखेंगे कि पूरब के साथ व्यापार करने के लिए इंडिया नामक कंपनी की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। वास्तव में अलेक्जेंडर द्वारा 1453 में ही पूर्वी समुद्री व्यापार के लिए एक आज्ञा पत्र दे दिया गया था। ठीक है, वास्को डी गामा पुनः दोबारा जो है 1502 में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन शुरू हो गया। वास्को डी गामा जो है दोबारा 1502 में भारत आया था। इसके बाद जो है पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन शुरू हो गया। पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वह कालीकट में स्थापित हुई थी, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद कर दिया गया था। 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। ठीक है, 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। ठीक है, इसके बाद कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री भी बनाई थी। पुर्तगाली वायसराय के बारे में जानते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट बात। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत में पहला जो है
पुर्तगाली वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509। इसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी और भी विशेषताएं हैं। इन्होंने 1509 में इसने महमूद बेगड़ा तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया तथा द्वीप पर अधिकार कर लिया, और द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली बन गए। जो पुर्तगाली हैं वो हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली बन गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या है इनके बारे में? 1508 में भारत इस एक कमांडर के रूप में आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में मानते हैं। ये फैक्ट आप नोट करिएगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। ठीक है, ये हो गया, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में मानते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, जो बाद में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक ये संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मंडी, मलक्का और हार्मुज पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अल्बुकर्क ने इसको क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। का जो कारण है यही है कि इसे जो है वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने मलक्का और हार्मुज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद पुर्तगाली वायसराय जो है आते हैं नीनो डी कुन्हा। इसके बाद कौन आते हैं? नीनो डी कुन्हा। इनके बारे में भी जान लेते हैं। नीनो डी कुन्हा, देखिए, भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है, नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से 1538 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने भारत में पुर्तगाली वायसराय जो है गोवा की जगह कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाए। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर दिया था और बसीन व द्वीप पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो देखिए साथियों, जो फैक्चुअल डेटा है वह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा कि इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर दिया और बसीन व द्वीप पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया। कार्टेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था यदि देश का कोई व्यक्ति अपने जहाज को किसी, ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अन्य जो विशेषताएं हैं पुर्तगालियों के बारे में, अन्य हम लोग बात करते हैं, अन्य जो छोटी विशेषताएं या बड़ी विशेषताएं हैं। देखिए, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू क्या लाभ हुआ, एडवांटेज क्या है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। एक कला है गोथिक कला।
ठीक है, इसका भी विकास हुआ था पुर्तगालियों के आगमन से ही। ठीक है, पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गोथिक कला का भी विकास हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता बेहद महत्वपूर्ण कारण था कि भारत में कैसे पुर्तगालियों का भी पतन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट करते थे लोग। ठीक है, भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक नीति तथा मराठों में मुगलों द्वारा विरोध किया जाना, ये सब ऐसे कारण रहे हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियों के पतन का कारण रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुर्तगाली के बाद जो है डचों के बारे में। पुर्तगालियों के बाद हम लोग बात करते हैं डचों का आगमन एवं उनकी गतिविधियां क्या रहा है। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ है, उनकी गतिविधियां क्या है, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में व्यापारियों के रूप में पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड यानी कि वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, जो यूरोप का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, बनने लगा था। और 1596 में, ठीक है, कर्नेलिस डी हाउटमैन बेंटेन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। ठीक है, तो डचों का आगमन के बारे में इतिहास क्या है? यही है कि भारत में व्यापारियों के रूप में ये लोग आए और पुर्तगालियों के बाद हॉलैंड से, जो वर्तमान नीदरलैंड है, और 1602 में जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि 1602 में डच कंपनी वेरिंगनंगदे ओस्ट एंड से कंपनी की स्थापना हुई, जिसे डच संसद में एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब क्या है इनकी विशेषताएं? देखिए, डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। डच जो है प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया, जिनका इन्हें अत्यधिक फायदा हुआ है। ठीक है, और विशेषताएं क्या है? 1641 ईस्वी में इन्होंने मलक्का को जीत लिया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को निकाल दिया गया। ठीक है, तो डचों की भी विशेषताएं हैं। ठीक है, कोचीन पर भी डचों का अधिकार हो गया। और दूसरी चीज क्या है? डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना किया था। जो मछलीपट्टनम है, यहाँ पे डचों द्वारा सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया गया था। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने भी हैं, जैसे आप देख लीजिए सूरत, आप देखेंगे सूरत गुजरात, सूरत स्थित डच व्यापार निर्देशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला एक जगह था। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन भी करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग डच कंपनी का भी एक नियंत्रण रहा है। डचों के बाद आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। डचों के बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ है, ये भी जान लेते हैं अंग्रेजों के बारे में। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? 16वीं शताब्दी में जिन देशों की व्यापारिक कंपनियां हैं, ठीक है, कंपनियों तथा सरकारों ने भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की गतिविधियां शुरू की,
उनमें सर्वाधिक प्रभावी भूमिका अंग्रेजों की रही है। उसमें जो सर्वाधिक प्रभावी भूमिका रही है अंग्रेजों की रही है। अभी आपने पढ़ा पुर्तगाल, डच, लेकिन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी रही है? अंग्रेजों की रही है। व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने के बाद उन्होंने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने के बाद उन्होंने इस देश को अपना क्या है? उपनिवेश बना लिया, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, भारत में इनकी गतिविधियां दीर्घकालिक रही हैं, लंबे समय तक रहा है। ठीक है, अगर मैं फैक्चुअल डेटा के रूप में बात करूं तो आप देखेंगे कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना किया था। ठीक है, स्थापना किया था। इसके बाद क्या है? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया, किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन, यानी कि निश्चित समय नहीं, अनिश्चितकालीन समय तक व्यापार करने के लिए छूट दे दिया गया। ठीक है, ये रहा है। इस प्रकार फैक्चुअल डेटा के रूप में आप ये भी जाने कि 1608 ईस्वी की बात है। 1608 ईस्वी में कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को 1608 में, आप जानते हैं कि राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा भी था, और इसके परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत भी मिली। ठीक है, इसके बाद पुनः आप देखेंगे कि 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जो है जहांगीर के दरबार में ही अंग्रेज कैप्टन मिडलटन भी पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में, ठीक है, सफल हुआ। फिर जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थाई कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित भी किया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप ध्यान रखेंगे 1615 की बात है, 1615 की बात है कि एक इंग्लैंड के सम्राट, ठीक है, जो जेम्स प्रथम का एक दूत था, सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आते हैं और जो है ये भी जहांगीर के दरबार में आए। इनका भी उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि एक व्यापारिक संधि करना और व्यापारिक संधि के साथ एक व्यापारिक कोठी या व्यापार करने के लिए एक जगह स्थापित करना। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे धीरे धीरे कि 1623 तक आते आते अंग्रेजों ने सूरत, ठीक है, आगरा, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम तथा भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। तो एक बार यूपीएससी ने एक प्रश्न उठाया था कि 1623 तक कहां पर अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनियां स्थापना हुई या व्यापारिक कोठियां स्थापित हुई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियां की स्थापना की। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की थी। उसके बाद 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है? 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया है व्यापारिक कंपनी। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं अन्य कंपनी के आगमन, डेनिसों का आगमन के बारे में। जो डेनिस है, ठीक है, इनकी गतिविधियां क्या है? देखिए, पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाले चौथे यूरोपीय व्यापारी डेनिस थे, ठीक है, जिनका आगमन 1616 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार तथा 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। प्रारंभ में ही ये कंपनी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल नहीं हुआ। डेनिसों की बहुत बड़ी सफलता नहीं है, ठीक है, भारत में भी ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसियों के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है फ्रांसीसियों का आगमन एवं गतिविधियां? देखिए, फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किए हैं। फ्रांसीसियों ने अन्य जो है यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किए हैं। लुई 14वें फ्रांस के सम्राट का शासनकाल कई युगांतरकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी फ्रैंकस देस इंडेस ओरिएंटलिस कहा गया है, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की कंपनी की विशेषताएं क्या है? फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था। ये सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर था, ठीक है। इनकी जो है विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। आप देखते हैं कि कंपनियों में, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, फ्रांस की कंपनी हो गया, इन लोगों का आपस में एक युद्ध चला है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय से संबंधित जानकारी है, इसको आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद।